हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नतिका सैनी और आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये है केमिस्ट्री का चैप्टर। इस चैप्टर में हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और जिनमें 2 पार्ट्स आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, और हम जॉन डाल्टन के बारे में भी पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स की। जो डाल्टन हैं उन्होंने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए हैं अबाउट मैटर, अबाउट एटम्स, तो हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। और मेरी प्रीवियस वीडियोस भी हैं, वो जाकर आप चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको ऊपर लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसका पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 1। ठीक है, प्रीवियस जो भी मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने चैप्टर्स जो है कुछ कंप्लीट करवा दिए थे। ये टर्म 2 के चैप्टर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो टर्म 2 का चैप्टर 1 है ये चैप्टर 3। ये चैप्टर केमिस्ट्री का है। ठीक है, टर्म 2 पढ़ेंगे हम इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर, जो एंशिएंट इंडियन ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, हैव ऑलवेज वंडर अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो है ये हमेशा से, मतलब एंशिएंट इंडियंस और ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर्स और इन सब चीज़ों के बारे में, अननोन चीज़ों के बारे में जो है स्टडी करी है इन लोगों ने। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। 500 BC से इसकी डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में ये लोग स्टडी कर रहे हैं, इनका आइडिया आ चुका था। ठीक है, एक इंडियन फिलोसोफर हैं महर्षि कन्नड़, जिन्होंने ये बताया कि अगर मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, अगर मैटर को आप डिवाइड करते चले जाएं, तोड़ते चले जाएं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो कुछ जो है स्मॉलर पार्टिकल्स हमारे हाथ लगेंगे। एक अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब और इन मैटर के मतलब मैटर को आप और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हो, मतलब जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो डिवीजन स्टॉप हो जाएगा तो एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास निकल कर आएगा, उसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं उसे हम? परमाणु। एक और इंडियन फिलोसोफर हैं पकुडा कट्यायामा। इन्होंने इलेबोरेट दिस डॉक्ट्रिन, इन्होंने जो है ये जो स्टडी करी थी इंडियन फिलोसोफर ने, महर्षि कन्नड़ ने, इसको इलेबोरेट करा एंड सेड, मतलब और ज़्यादा बढ़ाकर और ज़्यादा स्टडी करी इस चीज़ के ऊपर, एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। इन्होंने जब स्टडी करी मैटर के बारे में और ज़्यादा स्टडी करी तो ये पाया कि जो भी ये पार्टिकल्स हैं, ये नॉर्मली छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं नॉर्मली अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर बने हैं, कंबाइंड फॉर्म में है, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट के पदार्थ बनाते हैं। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, उसी समय, उसी एरा में, जिस एरा में इंडियन फिलोसोफर्स ने स्टडी करी थी, उसी एरा में एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर भी थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ये दो जो है ग्रीक फिलोसोफर्स थे। दे सजेस्ट दैट if we go on dividing matter, a stage will come when particle obtained cannot be divided further। वही जो महर्षि कन्नड़ ने बताया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो पार्टिकल आगे डिवाइड होना बंद हो जाएगा। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम, मीनिंग इनडिविजिबल। इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया एटम, जिसका मतलब है कि वो चीज़ और आगे डिवाइड नहीं हो सकती है। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work। ये सिर्फ philosophical consideration है, मतलब इन्हें experimental नहीं था। To validate these ideas could be done till 18th century। 18th century के बाद इनकी studies और ज़्यादा further करी गई। By the end of 18th century के last में scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became
interested in finding out how and why elements combine and what happened when they combine. 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस पता करा और नेचुरली ये पता करा कि वो एक दूसरे में कंबाइन होने में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर वे एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, तो क्या फॉर्म बनती है, क्या होता है अगर दो एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन हो जाएंगे. एंटोनी एल लवॉइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस. केमिकल साइंस की मैं आपको बता दूं, जो केमिकल साइंस की फाउंडेशन यानी नींव जिसने रखी थी वो थे एंटोनी एल लवॉइजर, जिन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी थी. फाउंडेशन मतलब नींव रखी थी. बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉज बताए थे जिनको हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं. जब हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर much experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust. जोसेफ एल प्राउस्ट और लवॉइजर ने एक्सपेरिमेंट्स किया जब भी हमें केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पता चला. अब क्या होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये पहला लॉ है. इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब भी कोई अगर केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी 2 केमिकल्स मिलते हैं या कोई भी 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स जो भी कोई है वो मिलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है, तो क्या उसका मास भी बदल जाता है. पता करते हैं. ये एक एक्टिविटी है, ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता देती हूँ. चलिए, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. एक एक्स ले लिया हमने, एक वाई ले लिया हमने, 2 केमिकल ले लिए. एक्स में है पहला 1.25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट और वाई में है सोडियम सल्फेट. तो क्या होगा, एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, लीड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये अलग अलग जो है दे रखे हैं कि एक्स में ये ले लिए, एक्स में वाई ले लिए. प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी पेयर. कोई भी इनमें से पेयर उठा लो, ये जो 2 पेयर्स बने हुए हैं एक्स वाई के, ठीक है, लेकिन सबके 5% सॉल्यूशन ही लेना है. 5% इसका, 5% इसका. लिस्टेड अंडर एक्स वाई ईच इन 10 ml ऑफ इन वाटर. 5% सॉल्यूशन लेना है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी होगी 10 ml. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन अ इग्निशन ट्यूब. एक कोनिकल फ्लास्क में वाई का थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लो और एक इग्निशन ट्यूब, ये वाली इग्निशन ट्यूब कहलाई जाती है और ये कोनिकल फ्लास्क कहलाया जाता है. ठीक है, इग्निशन ट्यूब में ले लो और एक कोनिकल फ्लास्क में ले लो. ठीक, कोनिकल फ्लास्क में एस का ले लिया, एक्स का ले लिया हमने, इग्निशन ट्यूब में एक्स का ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में वाई का ले लिया. हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क. जो है इग्निशन ट्यूब को फ्लास्क में बहुत केयरफुली हैंग कर दीजिए. सी दैट द सोल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स. बस ये देखिएगा कि दोनों सोल्यूशन एक साथ मिक्स ना करें. ठीक है, मिक्स नहीं हो रहे हैं ना, ये दोनों अलग अलग हैं, तो मिक्स ना करें. पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क. ये जो कॉर्क बनाई गई है ये वुड की होती है, ये इसके ऊपर आप लगा दें. तो आप क्या देखेंगे, ये इग्निशन ट्यूब दे रखी है कंटेनिंग सॉल्यूशन एक्स. इसमें सॉल्यूशन एक्स है और इसमें सॉल्यूशन वाई है. ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, वे द फ्लास्क विद इट्स कंटेंट केयरफुली. अब पूरे फ्लास्क का एक वेट करना है जब इग्निशन ट्यूब भी उसमें हो और जो है फ्लास्क वाला सॉल्यूशन भी उसमें हो. नाउ टिल्ट एंड स्वर्ल द फ्लास्क. थोड़ा सा टेढ़ा करिए और उसको घुमाइए, सो दैट एक्स एंड वाई गेट मिक्स, ताकि एक्स और वाई सॉल्यूशन एक साथ मिक्स हो जाएं. जब वो दोनों पहले तो अलग अलग अपने करा, इनका वेट करा, फिर जब दोनों मिक्स हो जाते हैं उसके बाद वेट करिए. व्हाट हैपेंड इन द रिएक्शन फ्लास्क. क्या हुआ अगर दोनों केमिकल्स मिल गए, क्या कोई रिएक्शन हुई. डू यू थिंक दैट अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस. क्या कोई रिएक्शन हुआ, क्या कुछ और केमिकल बना उसमें. वाई वी शुड पुट कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क. हमने उसके माउथ पे फ्लास्क क्यों रखा, और अगर जब दोनों कंटेंट मिल गए एक साथ तो क्या उस फ्लास्क का मास जो है वो चेंज हुआ. ये सब आपको स्कूल एक्सपेरिमेंट में कराया जाएगा. ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बट टीचर की जो है प्रेजेंस में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट. क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor destroyed in a chemical reaction. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास जो है किसी भी केमिकल का वो ना तो खुद बनाया जा सकता है और ना ही हम उसे खुद मिटा सकते हैं। एक चीज़ और है बस इसमें, ये जो है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, ये दूसरे फॉर्म में आपकी चेंज हो सकती है। नाउ द सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लवॉइजर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. लवॉइजर ने और उनके साथ मिलकर दूसरे साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, लेकिन उन कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो मिले हैं वो बिल्कुल सेम हैं। मतलब अगर किसी एक कंपाउंड में मानो कोई दूसरा एलिमेंट किसी ए कंपाउंड में, मानो किसी ए कंपाउंड में हमने बी एलिमेंट जोड़ा है तो वो जो बी है हर में किसी में बी ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, एंड सेम प्रोपोर्शन, और सेम प्रोपोर्शन में है। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, एलिमेंट भी सेम है उस कंपाउंड में और उस एलिमेंट का प्रोपोर्शन भी सेम है। ये बशर्ते है कि वो कंपाउंड कहाँ से आया है और उसे किसने बनाया है ये नहीं पता है। बस इतना पता है कि उस कंपाउंड में एलिमेंट जो आया गया है वो सेम एलिमेंट आया गया है, कोई बहुत सारे एक साथ नहीं जुड़े हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट में ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन ही मिल रही है, कुछ और नहीं मिल रहा है, और सेम ही प्रोपोर्शन में, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, देखो जैसे मैंने H2O का फॉर्मूला भी बताया था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, पानी का जो फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हमेशा क्या प्रोपोर्शन होता है? मास ऑफ ऑक्सीजन और इज ऑलवेज, और हाइड्रोजन का 1:8 होता है, ठीक है। 1:8 के रेशियो में जो ये होता है फॉर्मूला, ये बन के वाटर का फॉर्मूला ही बनता है। 1:8 से आप किसी और का फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ वाटर का ही होता है। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर फिर कहीं का भी हो, चाहे सी का हो, चाहे रिवर का हो, चाहे पॉन्ड का हो, चाहे आपके घर का हो, कहीं का भी हो, उसका फॉर्मूला हमेशा H2O रहेगा और उसमें रेशियो जो रहेगा वो 1:8 का रेशियो रहेगा। 10 इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड, अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है डिकम्पोज भी होता है जिसमें कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रहता है एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहता है, जब भी 1:8 का रेशियो बनता है। सिमिलरली अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो जो होता है वो 14:3 होता है, यानी नाइट्रोजन 14 की फॉर्म में होता है और जो 14 ग्राम होता है और हाइड्रोजन 3 ग्राम होता है बाय मास, वट एवर द मेथड ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन, कहीं से भी वो आ रहा हो जाए। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि आपके एलिमेंट्स में जो भी चीज़ें मिली हुई हैं वो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में है, उसे बदला नहीं जा सकता, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इस लॉ को। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या फिर व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो दोनों एक ही होते हैं, एक ही हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, प्राउस्ट ने इस लॉ को स्टेट किया था एज, क्या है इसकी डेफिनेशन देखो, इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements are always present in definite proportion by mass, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट्स जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जिसका प्रोपोर्शन जितना है उतने में ही रहेगा, उसका मास उतना ही रहेगा। जैसे वाटर का 8 ग्राम है, ऑक्सीजन और वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 है, 1 ग्राम और 8 ग्राम, तो इतना ही रहेगा। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन या व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हु गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हु प्रपोज्ड इट, हु वाज द फाउंडर या हु फाउंडेड
दिस केमिकल रिएक्शन, दिस केमिकल प्रोपोर्शन, ये सब क्वेश्चंस आपके 1, 1, 2, 2 मार्क्स में बहुत इजीली आ जाते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, दिस इज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये आती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। बस साइंटिस्ट के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आई कि एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन मांगा। भाई अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन तो देना ही होता है लॉज को बताने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, इन्होंने बेसिक थ्योरी दी नेचर ऑफ मैटर के बारे में। डेल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। डेल्टन ने आइडिया जो बताया गया वो बताया डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के ऊपर, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। He took the name atoms as given by Greek and said the smallest particle of matter are atoms. उन्होंने बताया कि atoms जो हैं वो smallest particle of matter होते हैं atoms, ठीक है। His theory was based on the law of chemical combination. इसकी थ्योरी जो थी डेल्टन की वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको बोला गया डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन। ये हैं जॉन डेल्टन, इनकी आप थ्योरी पढ़ लेना। जस्ट वैसे इससे कोई आता नहीं है, बस यही बताते हैं कि हु प्रपोज दिस थ्योरी, हु प्रपोज दिस, हु फाउंड द एलिमेंट्स, ये सब कुछ बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डेल्टन्स के अकॉर्डिंग, जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उनके अकॉर्डिंग, जितने भी मैटर हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो कोई भी मिक्सचर हो, ठीक है, वो हमेशा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको एटम बोला गया है। हमेशा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इनके पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जो भी मैटर है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिन्हें एटम बोला गया है। विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन बन के आता है, ये जो पूरा है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स मतलब लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक। लास्ट में बताऊंगी कि शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स में पॉसिबिलिटी कौन कौन से क्वेश्चंस की है आने की। सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो हम उन्हें बना सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो भी एलिमेंट में एटम्स होते हैं उनके मास आइडेंटिकल होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके मासेस डिफरेंट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। Atoms are combined. Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. Atoms जो हैं वो small whole numbers में मिलते हैं जब भी compound बनता है, उन्हीं के ratio में मिलते हैं। The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. किसी भी compound में atom का relative number जो होता है वो constant होता है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये postulates हैं जो डेल्टन ने दिए थे। तो फिलहाल जो है यहाँ पे ये पार्ट 1 इस चैप्टर का, केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर का मैं फिनिश करती हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरनल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। तो अभी तो ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया, पार्ट 2 के मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। और इस वीडियो मतलब ये जो चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा, इनके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाएंगे, तो मैं एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पॉसिबिलिटी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी लास्ट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्ट ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं
उनकी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।